हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूबी क्लासेस। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर that what do you mean by management, what is principles, and also we discuss some of the features of management of principle. So today we will see some theories. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्क प्लेस हो या कोई सोसाइटी हो, आर फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन लोग कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती ही है, जैसे कि स्ट्रेस हो जाना, हेल्थ इश्यूज हो जाना, एनवायरमेंटल इशू होना, या तो फिर कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता, या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए बहुत सारे थियरिस्ट ने प्रिंसिपल का डेवलप किया है, रूल्स का डेवलपमेंट किया है, ताकि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली स्मूथफुली वो वर्क कर सके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके। सो हियर इज़ द फर्स्ट थियरिस्ट, दैट इज़ हेनरी फ्योल। ओके, ये जो थे एक माइनिंग इंजीनियर थे एंड आफ्टरवर्ड he became a successful manager. Okay, he started his career in the company of French mining company. ये फ्रेंच माइनिंग कंपनी में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और उन्होंने स्टार्ट तो इंजीनियर से किया था, माइनिंग इंजीनियर से किया था, बट आफ्टरवर्ड उनका जो प्रोग्रेस था वो प्रोग्रेस होते होते इनका जो पोजीशन है वो बढ़ गया, वो हायर लेवल पे चला गया, दैट इज़ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये डायरेक्टर बन गए थे और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल मैनेजर। ठीक है, वो खुद भी एक मैनेजर थे। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, सिस्टमेटिक स्टडी के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप्ड किया और उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल उनकी एक बुक में लिखा, दैट इज़ जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट में, इसीलिए आज इनका नाम क्या हो गया है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। Let's start with our next topic, that is 14 principle of management. First is divisions of work. Division of work means what, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है, एज़ पर देयर कैपेसिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सेट्रा। अगर ये बेसिस पे उनका डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली और सफिशेंटली मूव करेगा और स्मूथफुली वो चलेगा एंड ग्रोथ भी उसका अच्छा होगा। तो ग्रोथ होने के लिए, एफिशिएंसीज होने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन। Okay, next is principles of authority and responsibility. When we talk about authority, authority means the right to take a decision. मतलब कोई एक पर्सन को डिसीजन लेने का राइट होता है, उसे हम ऑथोरिटी बोलते हैं। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सबऑर्डिनेट होता है और एक सुपीरियर होता है। सुपीरियर मीन्स व्हाट, जो बॉस के अंडर काम करता है, जो मैनेजर बोल सकते हो या तो फिर वो बॉस भी बोल सकते हो। और सबऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, जो सुपीरियर के अंडर में काम करता है। तो अगर वहाँ पे सुपीरियर है तो सुपीरियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करे, हर एक एम्प्लॉयज़ के बारे में देखे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपनी का जो टारगेट है वो प्रॉपर वे में अचीव कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कंपनी। सो वो सब भी देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता एफिशिएंटली, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ ही अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने सुपीरियर की, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। और नहीं, अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो जो कंपनी जो
गोल अचीव करना चाहती है वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर एक एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशंस। अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन हो, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट हो। बहुत हर एक अलग मतलब होता है ना कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स व्हाट कि जो कमांड देते हैं, कमांड मीन्स व्हाट, जो बोलते हैं, जो ऑर्डर देते हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मीन्स व्हाट कि अगर एक पर्सन, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम पे शो किया है, जो येलो वाला है वो सुपीरियर है एंड जो ग्रीन वाला है इस और सबऑर्डिनेट। अभी ये जो सुपीरियर है, फर्स्ट डायग्राम में मैंने शो किया है कि सुपीरियर यहाँ पे एक ही है और वो ही 3 एम्प्लॉयज़ है, 3 सबऑर्डिनेट है, उनको वो गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको वो कमांड दे रहे हैं, उनको वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो प्रॉपरली एफिशिएंटली मूव करेगा। लेकिन अगर सेकेंड डायग्राम आप देखोगे तो उसमें 2 सुपीरियर है बट 3 सबऑर्डिनेट है। अभी यहाँ पे क्या होगा, 2 सुपीरियर है, दोनों सुपीरियर का जो कमांड होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा। अगर दोनों का डिफरेंट होगा और वो एक ही एम्प्लॉय को अगर दोनों भी गाइडलाइंस दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर, किसका कमांड मैं क्या करूँ, एक्सेप्ट करूँ और उसे मैं अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर एम्प्लॉय अगर कंफ्यूज हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करेंगे, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस कैन नॉट अचीव देयर गोल्स। ओके, let's start with our next principle, that is principle of unity of direction. Unity of direction means what, we have already said unit of command. Unit of command means what कि एक ही जन से कमांड मिलना चाहिए। अगर एक ही जन से कमांड मिलता है तो एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली उसे स्टडी कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके थ्रू वो जो कमांड है या जो ऑर्डर है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यही सेम है यहाँ पे यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स व्हाट कि द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी अ वन हेड एंड अ वन प्लान। मतलब वहाँ पे सिर्फ वन ही हेड होना चाहिए, मतलब एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 मैनेजर, एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट में 3-4 मैनेजर बन गए, 3-4 मैनेजर बन गए और उसके नीचे थोड़े बहुत सबऑर्डिनेट्स हो गए। अभी वो जो 3-4 मैनेजर है उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उन लोग अलग अलग गाइडलाइंस दे रहे। कोई एक और कमांड दे रहा है तो कोई कुछ और कमांड दे रहा है या तो कोई कुछ और चेंजेस करवा रहा है। तो इसमें अगर जितने जन रहेंगे, जितने मैनेजर रहेंगे, जितने हेड्स रहेंगे, उतने प्लान्स बनेंगे और अगर जितने प्लान्स बनेंगे उतने ही कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड वन प्लान। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे रेदर देन कंसिडरिंग, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए इसे तो अगर एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप में अगर उन लोग कोई सपोज ओलंपिक में जा रहे हैं या कोई गेम जोन में उन लोग जा रहे हैं, अभी वो 4 जन है सपोज ग्रुप में और वो 4 जन में से एक जन ऐसा बोलता है कि हमें जो ओलंपिक है उसमें हम लोग को किसी और गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो 3 जन है वो ग्रुप में ये बोल रहे हैं कि हमें रनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है या जो बोल सकते हैं कि किस में इंटरेस्ट देना चाहिए, जो ग्रुप में बोल रहे हैं मतलब जो 3 जन बोल रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए रेदर देन ये एक जो पर्सन बोल रहा है उसमें। ठीक है, यहाँ पे यही होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ अगर एक जन कोई एम्प्लॉयज़ कुछ अलग बोल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको इम्पोर्टेंट देने के बदले हमें जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स अ पावर एंड ऑथोरिटी।
सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जिसमें पावर और अथॉरिटी रहता है। यहाँ पे दो होता है, एक तो सेंट्रलाइजेशन होता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कब होता है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहते हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, कोई कोई कंपनी बहुत छोटी सी होती है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रलाइजेशन होता है। और जो कंपनी बड़ी होती है, जो लार्ज स्केल में होती है, वहाँ पे क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशंस। रेम्यूनरेशंस मीन्स होता है सैलरी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैलरी और वेजेस, ठीक है, सैलरी मतलब क्या होता है? जो एक फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय काम करता है या तो फिर कोई ऑफिस में काम करता है, उसे अपने काम के मंथली सैलरी मिलती है, उसे हम सैलरी बोलते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वेजेस, तो यहाँ पे जो वेजेस का मतलब होता है वो होता है जो पर डे हमें मिलता है। जो लेबर्स होते हैं उनको पर डे मिलता है, ठीक है, पर डे उनको सैलरी मिलता है, इनकम मिलता है, तो उसे हम वेजेस बोलते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशंस मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रिम्यूनरेशन है वो उनके नॉलेज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे या उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, रेदर देन डिस्टिंग बिटवीन वुमेन एंड मैन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लड़की है, वुमेन है, तो उसे कम सैलरी देंगे, और यहाँ ये लड़का है, ये बॉय है, तो इसे हम ज़्यादा सैलरी देंगे। तो यहाँ पे जो रिम्यूनरेशन होगा वो इक्वली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से और उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। हाँ, अभी ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स या बोनस या वो सब दे, ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी होती है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता कि वो बोनस दे, इंसेंटिव्स दे, लेकिन जो लार्ज स्केल में बिजनेस होता है वो देते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? अगर सिंपल इसका मीनिंग यही है कि जो जिसकी जगह है उसको वही जगह मिलनी चाहिए, वो वही जगह डिज़र्व करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक अकाउंटेंट है तो उसे हम ऑडिटिंग में नहीं डाल सकते, वो अकाउंटेंट का ही काम करेगा, ठीक है। और अगर कोई प्यून है जिनको अकाउंट की नॉलेज या किसी भी बड़े कंपनी की नॉलेज नहीं है उनको, तो उनको हम अकाउंटेंट का या फिर एम्प्लॉयज़ का जॉब नहीं दे सकते। तो जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व करता है उसको वही प्लेस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है, इक्विलिटी बहुत ज़रूरी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, ताकि अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे तो एम्प्लॉयज़ अपनी जो बात है वो फ्रीली रख सकते हैं, और वो जो अपनी बात फ्रीली रख सकेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है, उन लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या उनको कोई कुछ ज़रूरत है, उनको कोई नेसेसिटी है, तो ये सब उन लोग अगर ओपनली अगर वो सुपीरियर को बोल सकेंगे तो उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकलेगा, एंड वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें प्रॉपर वे में पूरे बोल सकते हो उसे कि पूरे होश में या पूरे स्ट्रेटजी के साथ या पूरे सक्सेसफुल हो के साथ उन लोग काम कर सकते हैं। ओके, so let's start with our next principle, that is principle of scalar chain. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होता है एज अ कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाना। जैसे ए के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो बी को ट्रांसफ़र करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर चेन। बट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग के लिए उन लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट जो ए है दैट इज़ बॉस है, वो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करना प्रेफर करता है, बिकॉज कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो टाइम कंज्यूमिंग के वजह से, या तो फिर स्मॉल स्केल कंपनी है तो उस वजह से। सो कोई भी रीज़न के वजह से जब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। सो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्पस।
यहाँ पे इसका मतलब होता है टीम वर्क। अभी आपको अच्छे से पता रहेगा कि टीम वर्क मतलब ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर एक पर्सन कोई काम कर रहा है और उसी के ऑपोजिट में अगर वही काम अगर 4 लोग कर रहे हैं तो वो इजीली हो जाता है और एकदम परफेक्ट वे में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टीम वर्क है और यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल काम कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क जो है वो होना ही चाहिए, बिकॉज टीम वर्क रहेगा तो जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में वो एफिशिएंसी हो जाएगा, वर्क प्रॉपर वे में स्मूथली वर्क परफॉर्म कर पाएंगे लोग, एम्प्लॉयज़ या तो फिर सबॉर्डिनेट्स। और अगर वो स्मूथली परफेक्टली अगर काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है या उनका जो भी गोल है वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। Thank you for watching my video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for never miss any update. Thank you.